Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start our poetry section और poetry में हम सबसे पहले start करेंगे poem blue से. ठीक है? Blue. आपको नाम इसका पता होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी अपने सिलेबस में पढ़ी होगी क्योंकि आज हमारी रिवीजन क्लास है तो हम इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, बट हम हर स्टेंजा को गो थ्रू करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट स्टेंजा. ओके, अच्छा, तो आप लोगों ने ऑलरेडी क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, यू गाइज हैव अ बिट ऑफ आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइट्री. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा विच इज़ अबाउट बर्थ ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, मैंने हर स्टेंजा को एक टॉपिक दे दिया है ताकि आप लोगों को ईजिली आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें. तो जो बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ये जो पहला स्टेंजा है, अब आप देखें इसमें जो फर्स्ट 3 लाइन्स है वो स्टार्ट हो रही है शी से. शी. ठीक है, तो एक सेकेंड रुके, पहले मुझे इसमें एनोटेशन ऑन कर लेने दें. यस, so I hope this is visible to all of you. She was born pink and soft with all of her toes. अब देखिए, अब एक बच्ची के बारे में बात हो रही है, एक बच्ची की पैदाइश की बात हो रही है. ठीक है, she was born pink and soft with all of her toes. अब आप देखिए, जो पोइट्री है, जो पोएम है, उसका नाम है ब्लू. ठीक है, और उसके अंदर एक कंट्रास्ट आ रहा है पहली लाइन के अंदर ही कि हम उसको ब्लू से पिंक पे कन्वर्ट कर रहे हैं. तो बाइनरीज क्रिएट होती हैं. उसमें ये होता है कि आप दो ऑपोजिट चीज़ों की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, यूजुअली हम सिंबलाइज करते हैं कलर्स को जेंडर्स के साथ, और बहुत सारे सिम्बॉलिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी, आपको पता होगा कि हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों से सिंबलाइज करते हैं. कभी हम कलर्स को सिंबलाइज करते हैं, जैसे रिलीजन के अंदर हमने डिफरेंट कलर्स को सिंबलाइज किया होता है. किसी रिलीजन के अंदर वाइट कलर जो है वो प्योरिटी का सिंबल होता है, किसी में रेड कलर, किसी में कुछ इस तरह डिफरेंट कलर्स होते हैं. जैसे हम यूजुअली ब्राइड्स को रेड कलर पहनाते हैं कि वो हमारे यहाँ हैप्पीनेस का सिंबल है. ऑन दी अदर हैंड आपका जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो भी क्या है, उसका भी जो रेड कलर है वो एक डिफरेंट हमें डेंजर की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, सिंबॉलिज्म शो कर रहा है. तो देखें, तो जब एक ही कलर दो सिंबल्स दे रहा है वो एक डिफरेंट चीज़ है. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इन कलर्स की, तो पिंक एंड ब्लू यूनिवर्सली हम इसको कंसीडर करते हैं ब्लू कलर मेल के लिए और पिंक कलर फीमेल के लिए. अभी उस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि पोम का नाम है ब्लू और जो पहली लाइन है उसके अंदर ही पिंक वर्ड आ रहा है. शी वॉज बोर्न पिंक and soft with all her toes. अब वो बच्ची जो छोटी सी पैदा हुई है, वो she is all pink. वो छोटी सी एक बच्ची है, नॉर्मल बच्ची जो आपको नजर आ रही है उसके अंदर. She had my eyes and her mother's nose. अब उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल फादर कह रहा है कि मेरी तरह है, और her mother's nose. अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फादर बात कर रहा है. ठीक है, इससे पहले हमें कहीं नजर नहीं आया कि फादर बात कर रहा है. अब जब वो कह रहे हैं ना, she had my eyes and her mother's nose, अब हमें ये पता चल रहा है कि जब वो उसकी मदर के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है, the father is writing this poem. ठीक है, She had my eyes and her mother's nose, कि उसकी आंखें, उसको मेरी आंखें, उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल मेरी जैसी हैं, और जो उसकी नाक है वो अपनी मदर जैसी है. She cried for a moment and then settled down. वो थोड़ी देर के लिए रोती है and then settled down. The angel of my life with hair of brown. ठीक है, अब वो डिस्क्राइब कर रहा है. एंजल उसने यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया है. ठीक है, आई होप आप लोगों को पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली वगैरह ये सब पता होंगे क्योंकि हम इसको पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा था. तो यहाँ पे उसने मेटाफर यूज़ किया है एंजल ऑफ माई लाइफ कह रहा है, वो अपनी बेटी को एंजल कह रहा है. ठीक है, विथ हेयर ऑफ ब्राउन, और क्या कर रहा है, उसके बालों को डिस्क्राइब कर रहा है. तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी दैट इस स्टेंजा के अंदर हमारे पास इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, इमेज क्रिएट किया गया है. चाहे वो आप अगर देखें हेयर ऑफ ब्राउन को देख लें, या फिर आप देख लें कलर ऑफ पिंक की बात कर लें, तो ये सारे क्या हैं, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं. व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट शी वाज बोर्न पिंक एंड सॉफ्ट विद ऑल हर टोज, तो ये हमें क्या बता रहा था, ये आपके दिमाग में एक न्यू बॉर्न बच्चे का इमेज क्रिएट करता है. फिर जब मैं बात करती हूँ विद हेयर ऑफ ब्राउन, तो वो आपके दिमाग में ब्राउन कलर के बालों का एक इमेज क्रिएट करते हैं. तो जब वर्ड्स आपके दिमाग में इमेज क्रिएट करेंगे तो वो इमेजरी होगी. ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेंजा था. उसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं. द पोएट डिस्क्राइब्स द बर्थ ऑफ हिज डॉटर. शी इज हेल्दी, ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस टू हिम. From the moment she is born, she becomes the center of his life and happiness. ठीक है, तो ये इसकी पैराफ्रेजिंग है. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन. अच्छा, पैराफ्रेजिंग आप लोगों ने इसकी देख ली. पैराफ्रेजिंग के अंदर क्या था, इसके अंदर यही था कि जो बच्ची पैदा हुई है और फादर की क्या है, वो बिल्कुल एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई है और फादर सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम लोगों ने इसकी फिगरेटिव लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं. इसमें मेटाफर यूज़ हुआ है, इमेजरी यूज़ हुई है. अब आते हैं राइम स्कीम की तरफ. राइम स्कीम कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ पहले स्टेंजा में, फिर बाकी स्टेंजा में हम सिर्फ उसकी राइम स्कीम चेक करते जाएंगे. तो जब आपके पास, लेट्स रेज एवरीथिंग फर्स्ट. ओके, सो
अब आप देखें, जब आपके पास एक स्टेंजा आएगा ना, तो आपने स्टेंजा की हर लास्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है। ओके, जब आपने इसको अंडरलाइन कर लिया, अब आप देखें जो पहला आपका जो वर्ड है, आपने उसको ए साउंड कह देना है। अब जो जो अगला साउंड उसके साथ राइम करेगा वो ए साउंड होगा। जहां पे एक नया साउंड इंट्रोड्यूस हो जाएगा उसको हम बी साउंड कह देंगे। ओके, जैसे अब देखिए टोज और नोज, क्या ये राइम कर रहे हैं? यस, ये राइम कर रहे हैं, तो हम इसको भी ए साउंड कह देंगे। फिर आते हैं डाउन पे, क्या डाउन टोज और नोज के साथ राइम कर रहा है? नहीं कर रहा, तो हम इसको बी साउंड कह देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ब्राउन, क्या ब्राउन टोज नोज के साथ राइम कर रहा है? नहीं। क्या वो डाउन के साथ राइम कर रहा है? यस, तो इसको हम बी साउंड कह देंगे। ओके, दिस इज हाउ वी राइट और राइमिंग स्कीम। ठीक है, अब आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, जिस तरीके से आप इसको लिखना चाहें। ठीक है, आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेंजा नंबर 2, पहले मैं स्टेंजा पढ़ लेती हूँ, फिर विल मूव फॉरवर्ड। Months went by and we watched her grow. Something was wrong and we had to know. The doctor called with concern on his mind and told me my angel had been born blind. Now, can you see the transition? Can you see कि किस तरीके से वो एक हैप्पीनेस इस तरीके उसके अंदर आ गई है कि कुछ महीने गुजरे, months went by and we watched her grow, और हमने देखा कि हमारी बच्ची जो है वो बड़ी हो रही है। Something was wrong and we had to know. अब कुछ चीज़ थी जो गलत थी, जो समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, जो फादर है उसको समझ में आ रहा था, उन मदर को भी समझ में आ रहा था कि समथिंग वाज रॉन्ग विद द किड। ठीक है, बच्चे के साथ कुछ मसला है। डॉक्टर कॉल्ड विद कंसर्न ऑन हिज माइंड, और फिर डॉक्टर ने इनको बुलाया, और डॉक्टर क्या था? कंसर्न लग रहा था, डॉक्टर परेशान लग रहा था, बिकॉज समथिंग वाज रॉन्ग, एंड टोल्ड मी माई एंजल हैड बीन बोर्न ब्लाइंड। अब क्या है? अब वो क्या कह रहा है कि जो उसकी बेटी है वो क्या है? वो ब्लाइंड है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो एंजल का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, द वर्ड एंजल, ठीक है, हमें पता है कि एंजल हम फरिश्तों के लिए वर्ड यूज करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है? उसको उसने अपनी बेटी के लिए यूज किया है, जो कि मेटाफर है, हमें पता है यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इस पर गौर करें तो एक आयरनी है कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि एंजल, और एंजल को ब्लाइंड कह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर आयरनी बताया था कि आयरनी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आयरनी नजर आ रही होगी कि बात हम कह रहे, एक तरफ हम उसको एंजल कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ब्लाइंड। ठीक है, तो ये आयरनी है। अब एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ फादर को मिली है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ब साउंड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है इस लाइन के अंदर, बीन बॉर्न ब्लाइंड, ब साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलिट्रेशन भी नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखें तो as time passes, the parents realize that something is not normal. The doctor informs the father that his daughter was born blind, which deeply shocks and saddens him. अब क्या है? अब फादर को जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि उसकी बेटी ब्लाइंड है, वो एक शॉक में चला गया, वो सैड हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने देख लिया होगा कि बहुत ही सिंपल सी लाइन थी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप राइमिंग स्कीम की बात करें, ग्रो ए साउंड, नो ए साउंड, माइंड क्योंकि इनके साथ राइम नहीं कर रहा, बी साउंड, ब्लाइंड, बी साउंड। ठीक है, यूजुअली आपकी जो राइमिंग स्कीम है ना वो यही होती है, जो आपके पहले स्टेंजा की राइम स्कीम होगी वही आपके बाकी स्टेंजास की राइम स्कीम होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिएगा। आई होप वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं स्टेंजा नंबर 3। अब जो स्टेंजा नंबर 3 है ये आपको असल में वो ट्रांजिशन दिखाएगा, वो दिखाएगा कि फादर की फीलिंग क्या है। ठीक है, फादर्स रिजॉल्व हमने इसको नाम दिया हुआ है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले, आई क्राइड फॉर अ वाइल एंड देन आई गॉट मैड, दिस वॉज नॉट माई आइडिया ऑफ बींग अ डैड, सो फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड आई स्टार्टेड अप्लाइड टू बी हर आईज इन लाइफ एंड हर हार्ट ऑफ साइट। ओके, तो अब इस पूरी की पूरी जो स्टेंजा है इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? I cried for a while and then I got mad. आपको पता है कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप क्या करते हैं? उसकी 3 स्टेजेस होती हैं ना। जब कोई चीज़ बुरी होती है हम पहले उस पर रोते हैं, फिर उसके बाद हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्सा आता है कि क्यों हुआ ये सब कुछ, वी आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, और फिर एक स्टेज आती है वी एक्सेप्ट द रियलिटी, और फिर हम उसके लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि उसको चेंज कैसे करना है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो है वो उस फादर के साथ हुई, यही 3 स्टेजेस से वो फादर गुजरा। पहले क्या हुआ? आई क्राइड फॉर अ वाइल, अब वो कह रहे हैं कि मैं रोया कुछ देर।
ठीक है, क्योंकि इतनी शॉकिंग न्यूज़ थी कि उसकी जो बेटी है, जो उसकी पीस ऑफ हार्ट है, वो क्या है, वो ब्लाइंड है। तो उसके लिए वो रोया एंड देन आई गॉट मैड, फिर उसको गुस्सा आया। यू नो, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एट अ स्टेज जब आपके पास इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है जिसमें आप हेल्पलेस होते हैं। फिर दिस वॉज नॉट माई आइडिया ऑफ बींग अ डैड। अब वो ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट वट आई वॉन्टेड, दिस इज नॉट हाउ आई वॉन्टेड टू बी अ डैड। ठीक है, वो इस तरह से एक बाप नहीं बनना चाहता था। सो फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड आई स्टार्टेड अप्लाई, और फिर उस दिन से उसने ये मुश्किल डिसीजन लिया। ठीक है, ये डिफिकल्ट डिसीजन उसने लिया, और वो क्या था, टू बी हर आइज इन लाइफ एंड हर हार्ट ऑफ साइट। और इस सिचुएशन, ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन उसने जिसमें वो गया, उसके बारे में वो क्या कह रहा है कि मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं उस बच्ची की आइज बनूंगा, अपनी बच्ची की। ठीक है, और क्या करूंगा, मैं उसको दिखाऊंगा सब कुछ। द फादर फर्स्ट रिएक्ट्स विद ग्रीफ एंड एंगर। ठीक है, शुरू में जो फादर था वो सॉरो, ग्रीफ की उस फीलिंग्स में था, कि वो सदमे में था। ठीक है, और फिर वो एंगर में गया। फिर लेटर ही एक्सेप्ट्स रियलिटी एंड डिसाइड टू सपोर्ट हिज डॉटर बाय गाइडिंग हर थ्रू लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग हर। और फिर उसने क्या सोचा, फिर उसने उसके बाद ये डिसीजन लिया कि वो क्या करेगा, वो लाइफ में अपनी बेटी की आंखें बनेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको गाइड करेगा। अब इसके अंदर आप मेटाफर देखिए, टू बी हर आइज। ठीक है, ये क्या है, ये एक आपके पास मेटाफर है। फिर सिंबॉलिज्म है, आई सिंबलाइज क्या करी है, गाइडेंस को, केयर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा का नेम बच्चे मैं आपको दोबारा से एक दफा दिखा देती हूँ, बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये मैंने खुद से इसके साथ लिखे हैं नेम्स, आपकी बुक में मेरा ख्याल है नहीं लिखे हुए होंगे। ठीक है, अच्छा, आपको इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम बता सकें कि स्टेंजा के अंदर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा, राइम स्कीम हम फिर से इसकी देख लेते हैं। अब देखें, क्योंकि राइम स्कीम वैसे तो सेम होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, मैड ए साउंड, डैड ए साउंड, लाइट बी साउंड, साइट बी साउंड। ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन, सो स्टेंजा नंबर 4, क्वेश्चन अबाउट ब्लू। अब आते हैं हम अपनी एक सिचुएशन पे। अब वो क्या थी, एज द ईयर्स पास्ड बाय शी स्टार्टेड टू ग्रो, एज द ईयर्स पास्ड बाय शी स्टार्टेड टू ग्रो into a beautiful child with a need to know. Each day was spent teaching all that I knew until one day when she asked about blue. Wow, कितनी प्यारी लाइन्स लिखी हुई हैं। और वो क्या कह रहा है कि काफ़ी साल गुजरे, पहले महीने गुजरे थे और उसके बाद उसने वो सिचुएशन बताई थी, अब कुछ साल गुजर गए। ठीक है, बाय शी स्टार्टेड टू ग्रो, अब वो बड़ी होना शुरू हो गई बच्ची। इनटू अ ब्यूटीफुल चाइल्ड विद अ नीड टू नो, अब जब वो खूबसूरत सी बच्ची बड़ी हो गई है तो वो क्या है, अब जब बच्चा बड़ा होता है वो क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चे आपने देखे होंगे और आप लोग खुद भी, आपको याद होगा कि आप लोग क्वेश्चन कर करके बड़े हुए हैं। यू आस्क अबाउट एवरीथिंग, जिससे छोटे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, उसी तरह वो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चंस करती थी। ठीक है, और वो बच्चा जो ब्लाइंड है, शी वांट्स टू नो एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, क्योंकि वो तो देख नहीं सकती। ईच डे वॉज स्पेंड टीचिंग ऑल दैट आई न्यू, और हर दिन वो बाप जो है अपनी बच्ची को चीज़ें सिखाता रहा, जो उसको आती थी वो सब उसको बताता रहा। फिर क्या हुआ, अंटिल वन डे, लेकिन एक दिन ऐसा आया, उस दिन क्या हुआ, व्हेन शी आस्क्ड अबाउट ब्लू, और उस दिन उस बच्ची ने ब्लू के बारे में क्वेश्चन किया। ठीक है, तो अब देखते हैं, एज द गर्ल ग्रोज ओल्डर शी बिकम्स क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न। वन डे शी आस्क्स हर फादर अबाउट द कलर ब्लू विच प्रेजेंट्स अ डिफिकल्ट चैलेंज फॉर हिम। अब क्या है, अब फादर से जब उसने ब्लू के बारे में क्वेश्चन किया, अब फादर के लिए एक चैलेंज है। अब आप मुझे खुद बताएं, कैन यू एक्सप्लेन द कलर ब्लू टू अ पर्सन हु इज ब्लाइंड? हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट? तो फादर के लिए भी एक डिफिकल्ट चीज़ थी। अब सिंबॉलिज्म देखें, ब्लू रिप्रेजेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड फिजिकल साइट। अब यहाँ पर जो वर्ड ब्लू है ना, ये हर उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो कि फिजिकल एक चीज़ नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करी आपके सामने, जिसको आप टच करके, टेस्ट करके या किसी इस तरीके से अपनी 5 सेंसेस से उस बच्ची को बता सकते हैं, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टैंजा। अच्छा, इसकी भी हम पहले राइम स्कीम देख लें। ग्रो, नो, ए, न्यू, ब्लू, बी। सेम राइम स्कीम आ रही है, ठीक है? अच्छा, फेलियर टू एक्सप्लेन कलर। अब आते हैं हम इस स्टैंजा पे। I tried to define it, but my efforts were in vain. Only cited descriptions were the way to explain. She had no way of knowing what I was trying to say, and for the very first time, I failed her that day. Okay,
तो अब ये क्या हुआ, अब वो कह रहा है कि मैंने उसको बताने की कोशिश की, आई ट्राई टू डिफाइन इट बट माई एफर्ट्स वर इन वेन, ठीक है, कि मैंने बच्ची को बताने की बहुत कोशिश की लेकिन जो मेरी एफर्ट्स थी वो यूजलेस थी, ठीक है, उनका उनकी कोई कुछ भी हो नहीं पा रहा था उन चीज़ों से, उन एफर्ट से। ओनली साइटेड डिस्क्रिप्शंस वर द वे टू एक्सप्लेन। अब साइटेड डिस्क्रिप्शन कोई भी आप उन चीज़ों को कह सकते हैं जिसको आप देख के डिस्क्राइब कर सकते हो, विजुअल डिस्क्रिप्शंस हम कह सकते हैं, ठीक है, जो विजुअली जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट द वे टू, वो कह रहा है कि सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता था जो मुझे नज़र आ रही थी, जिनको मैं देख सकता हूँ, ठीक है। शी हैड नो वे ऑफ नोइंग वट आई वॉज ट्राइंग टू से, और उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वो किसी तरीके से समझ सके जो मैं उसको समझाना चाह रहा था, ठीक है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई फेल्ड हर दैट डे, और उस दिन उस फादर को लगा कि वो फेल हो गया है, कि वो अपनी बच्ची को एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, एक चीज़ दिखा नहीं पा रहा अपनी आंख से। तो इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। द फादर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द कलर ब्लू यूजिंग विजुअल डिस्क्रिप्शंस बट रियलाइजेज इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। ही फील्स हेल्पलेस एंड डिफीटेड। और जब उसको पता चला कि वो नहीं कर सकता, उसको ऐसा फील हुआ कि वो हेल्पलेस है, डिफीटेड है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं इम्पॉसिबल हैं जो कि आप ब्लाइंड बच्चे को नहीं समझा सकते। अब फिगरेटिव लैंग्वेज इसमें देख लेते हैं। कंट्रास्ट है साइट वर्सेस ब्लाइंडनेस का, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक साइट डिस्क्रिप्शन जो कि आप जो एक चीज़ जो एक इंसान जो देख सकता है और एक इंसान जो नहीं देख सकता, उसका एक विजिबल डिफरेंस क्रिएट हुआ इस स्टेंजा के अंदर, ठीक है। फिर राइमिंग स्कीम अगर हम देखें, वेन, फिर हम इसको ए साउंड कह देंगे, ठीक है, ये हमारे पास ए साउंड आ गया, फिर हमारे पास ये बी साउंड आ गया, ठीक है, ए ए बी बी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इमोटिव लैंग्वेज के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, इमोशनल पेन नज़र आ रहा है, फादर की आपको नज़र आ रही होगी इसमें फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग यू कैन सी क्लियरली कि फादर किस तरीके से चीज़ों को फील कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं हमारे स्टेंजा नंबर 6 पे, दैट इज अबाउट इनर विजन ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, अब हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। Life went on, and as she grew, she formed her thoughts on what is blue. Wanting to know just what others could see inside her mind, it became reality. अब क्या है, जैसे जैसे लाइफ गुजरती गई, लाइफ वेंट ऑन एंड एज शी ग्रू, ठीक है, अब वो जैसे बड़ी हुई, शी फॉर्म्ड हर थॉट, उसने अपनी थॉट्स खुद से बना ली ऑन व्हाट इज ब्लू। उसने खुद से सोच लिया कि ब्लू क्या है, जो चीज़ वो देख नहीं सकती वो क्या है, जो भी चीज़ वो नहीं समझ सकती, समझ लें कि उसने उसको खुद से अपने दिमाग में उसका अपना एक परसेप्शन बना लिया, उसको खुद से कुछ इमेजिन कर लिया। वॉन्टिंग टू नो जस्ट व्हाट अदर्स कुड सी, लेकिन वो ये जानना चाहती थी कि और लोग इसको किस तरीके से देखते हैं और उसको क्या देखते हैं। इनसाइड हर माइंड इट बिकेम रियलिटी, और लेकिन उसने अपने दिमाग के अंदर क्या किया, एक रियलिटी बना ली, ठीक है। और वो किस चीज़ की रियलिटी थी, उसकी अपनी थॉट्स की, अपनी चीज़ों की, जिसको वो समझ रही थी, अपनी परसेप्शन से जिसने उसको सीखा। Despite her blindness, the girl creates her own understanding of blue through imagination and inner feeling. ठीक है, तो जो भी उसकी अपनी इनर फीलिंग्स हैं, उसकी अपनी इमेजिनेशन है, उसने उससे अपना एक ब्लू का इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया। जिस तरीके से आप लोग कभी कोई नॉवल पढ़ते हैं और उसमें आप कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में खुद इमेजिन कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी चीज़ें देखी हुई हैं, उससे ही आप उन कैरेक्टर को इमेजिन करते हैं, उन जगहों को इमेजिन करते हैं। लेकिन एक इंसान जिसने कुछ नहीं देखा होता, उसका इमेजिन करना इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, क्योंकि आपके पास एक रेफरेंस इमेज होता है किसी कुछ इमेजिन करने के लिए, ठीक है। यू हैव सीन पीपल, यू हैव सीन थिंग्स, तो आपको पता है कि उनको कैसे इमेजिन करना है। बट अ पर्सन हु हैज़ नॉट सीन एनीथिंग, तो उसके लिए किसी चीज़ को इमेजिन करना बहुत डिफरेंट होगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने दिमाग में उसी तरह कुछ चीज़ों को इमेजिन कर दिया, ठीक है। सीन को मेटाफर यूज़ किया गया है इसमें, टू द माइंड एंड हार्ट, ठीक है। यहाँ पे वर्ड सीन यहाँ पे लिखा हुआ होता था ना, आई होप यहाँ पे नहीं, ओके। सो फिर उसके बाद सिम्बॉलिज्म, ब्लू रिप्रेजेंट्स एन इनर इमोशनल एक्सपीरियंस। अब ब्लू क्या है, ब्लू इज़ नॉट जस्ट कलर ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो सिम्बॉलिक है, वो हर उस चीज़ के लिए है जो वो इमोशनली एक्सपीरियंस करी है या उसने जो भी अपने दिमाग में इमेजिन किया है। फिर आते हैं स्टेंजा नंबर 7, होप ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखें अब क्या होता है, अब ये इस स्टेज पर आके लेट्स सी व्हाट हैपेंस। On her 16th birthday, our lives got better. We received good news from a doctor's letter. He said he could help and that this just might give the eyes of my angel the gift of sight. Wow. अब क्या है, अब एक होप नजर आ रही है, ठीक है। On her 16th birthday, अब वो बड़ी हो गई है, ठीक है। 16th बर्थडे पे क्या हुआ
कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर होगी। कैसे बेहतर हुई? वी रिसीव्ड गुड न्यूज़ फ्रॉम अ डॉक्टर्स लेटर, के डॉक्टर के लेटर से हमें गुड न्यूज़ मिली। अब वो गुड न्यूज़ क्या थी? ही सेड ही कुड हेल्प एंड दैट दिस जस्ट माइट गिव द आईज ऑफ माई एंजल द गिफ्ट ऑफ साइट। अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि डॉक्टर्स ने हमें ये उम्मीद दिलाई कि आपकी जो बच्ची है उसको उसकी आंखें, उसकी साइट वापस आ सकती है, उसको ये साइट का जो ये आइज़ का जो तोहफा है ये मिल सकता है, ठीक है, उनकी एंजल को, उनकी बेटी को। अगेन एंजल यहाँ पे फिर क्या है? मेटाफर यूज हुआ हुआ है। अच्छा, फिर on her 16th birthday the family receives hopeful news from a doctor who believes he can restore the girl's eyesight। ठीक है, तो हम क्या हुआ? एक डॉक्टर का लेटर आता है कि वो उनकी बेटी की आईसाइट को जो है वो रिस्टोर कर सकता है, और ये इसमें हमें क्या है? होप नज़र आ रही है, और जिसमें हमें सिम्बॉलिज्म नज़र आ रहा है, होप का सिंबल नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम अब देखें इसकी फिगरेटिव लैंग्वेज तो हमें पता है बेटर क्या है? ए है, लेटर बी ए है, माइट बी है, साइट बी है, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टैंजा नंबर 8, फर्स्ट साइट। Now see what happened next. क्या होता है? I will never forget what she asked to see. I will never forget what she asked to see when she opened her eyes and first saw me. She looked at me with her eyes of new and asked me to show her the color of blue. Wow. अब क्या हुआ? अब हम देख सकते हैं I will never forget what she asked to see. कहता मुझे कभी भूलेगा नहीं कि मेरी बेटी ने मुझे क्या कहा, what she asked to see. When she opened her eyes and first saw me, जब उसने मुझे first time देखा और उसने मुझे क्या कहा? She looked at me with her eyes of new, अपनी उसने नई आंखों से जब अपने फादर को देखा, and asked me to show her the color of blue, और उसने कहा कि अब आप मुझे ब्लू कलर दिखाएं। सी, जो चीज़ें वो नहीं उस टाइम पे देख सकती थी और जो उसकी इमेजिनेशन थी, अब उसके बारे में वो क्वेश्चन कर रही है। She asked her father about the color blue. तो इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। After gaining eyesight, the girl wants to see her father first. She again asks him about the color blue, showing her emotional bond with him. अब क्या कह रही है? अब जो अपने फादर से जो उसका इमोशनल बॉन्ड था, जो हर टाइम वो अपने फादर से चीज़ें लर्न कर रही थी, उसका फादर ही उसको बता रहा था कि क्या किस चीज़ें किस तरीके से हैं। तो जो चीज़ें उसकी इमेजिनेशन में थी, जिसने खुद जिसका परसेप्शन बनाया हुआ था, जिसने खुद सीखी थी अपने दिमाग में, वो अपने फादर से उसके बारे में क्वेश्चन करी है। उसने पूछा कि वो क्या कलर है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको नज़र आ सकती है इमोशनल अपील नज़र आ सकती है, हाईलाइट्स लव एंड डीप फादर डॉटर कनेक्शन। ठीक है, राइमिंग स्कीम आपके सामने लिखी हुई है, ए ए बी बी वो वही चलेगी। ठीक है, ए ए बी बी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड लास्ट स्टैंजा, मीनिंग ऑफ ब्लू एक्सप्लेन। अब देखें, ये दिस इज द एसेंस ऑफ द होल पोइट्री, इसको जरा गौर से देखिएगा। अब इस स्टैंजा के अंदर क्या बात हो रही है? आई सेड लुक एट माई आईज फॉर दे आर ब्लू, द डे यू वर बॉर्न दे वॉश्ड ओवर यू, all through the years they never looked away, they will always be with you and will never stray. Wow, कितनी खूबसूरत लाइंस लिखी हुई हैं। फादर अपनी बेटी को क्या कह रहा है? उसने कहा कि मैंने उसको जवाब दिया, लुक एट माई आईज, कि मेरी आंखों की तरफ देखो, फॉर दे आर ब्लू, ये हैं ब्लू, माई आईज आर ब्लू। ठीक है, द डे यू वर बॉर्न दे वॉश्ड ओवर यू, और ये तुम्हें देखती रही जिस दिन से तुम पैदा हुई हो, तुम्हारा ख्याल रखती रही। ठीक है, लुक आफ्टर करती रही। All through the years they never looked away, और पूरे इन सालों में इन्होंने कभी किसी और चीज़ को नहीं देखा। They will always be with you and will never stray. अब वो क्या कह रहे हैं? सॉरी, all through the years they never looked away, they will always be with you and will never stray. और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, ये कभी इधर उधर नहीं जाएंगी, इधर कभी भटकेंगी नहीं। अच्छा, अब पैराफ्रेजिंग क्या है? The father explains that blue is the color of his eyes, which have always lovingly watched over and protected her. ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं? वो फादर अपनी बेटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ब्लू कलर है वो उसकी आंखों का जो कलर है यही उसकी आंखें ही ब्लू हैं। ठीक है, विच हैव ऑलवेज लविंगली वॉश्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड, जिसने उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया और उसको प्यार किया। ठीक है, इसमें सिम्बॉलिज्म आपके पास है, ब्लू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटेक्शन को, केयर को, फादर के लव को। ठीक है, और जो मेटाफर है वो आइज है, आइज आर डिस्क्राइब्ड एज गार्डियंस। ठीक है, आइज को एज गार्डियंस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि उसकी देखभाल रखती रही है। ठीक है, फिर इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। ब्लू हमारे पास ए साउंड है, यू भी ए है, अवे एंड स्ट्रे हमारे पास बी साउंड है। ठीक है, तो अगेन हमारी वही राइमिंग स्कीम आ रही है, ए ए बी बी। फिर आते हैं हम लास्ट स्टैंजा पे, फाइनल रियलाइजेशन। अब इसको हम पढ़ लेते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। शी स्माइल्ड एट मी एंड सेड दैट शी ऑलवेज न्यू about what the meaning was of the color blue. Throughout her life, she could always see
with the eyes of her heart instilled from me. Wow. Okay, so अब वो क्या कह रहा है? To her, the color had a meaning more than just sight. Blue had a feeling that gave her an insight. Throughout the years, as both our hearts grew, she told me that love was the color blue. अच्छा, अब ये क्या है कि दो सेंटेंस को इकट्ठे लिख दिया गया यहाँ पे. अच्छा, अब आप देख सकते हैं. I hope this is visible. Okay, so यहाँ पर क्या है, paraphrasing क्या है? The daughter reveals that she always understood the true meaning of blue. For her, blue symbolized love, emotional connection, and the care she received from father. ठीक है, वो क्या कह रही? She smiled at me and said that she always knew. वो बच्ची ने स्माइल किया, उसने बोला मुझे हमेशा से पता था. About what the meaning was the color of blue. मुझे पता था कि blue color का क्या meaning है. Throughout her life, she could always see with the eyes of her heart instilled from me. और वो कहती है कि मैं अपने दिल की आंख से वो सब कुछ देख सकती थी, जो भी मेरे फादर देख सकते थे, मैं वो देख सकती थी हर चीज़. ठीक है. टू हर द कलर हैड अ मीनिंग मोर देन जस्ट साइट. और उसके लिए जो ब्लू कलर है ना, वो उसका सिर्फ कलर के अलावा उसका एक ज़्यादा बड़ा मकसद है. ठीक है, वो सिर्फ एक कलर नहीं है कि जो सिर्फ वो देखे. ठीक है. ब्लू हैड अ फीलिंग दैट गेव हर एन इनसाइड. ब्लू क्या है? वो एक फीलिंग थी जो उसने उसको इनसाइड एक अंदर से एक देखने की सलाहियत दी. थ्रू आउट द ईयर्स एज बोर्न आवर हार्ट ग्रू, शी टोल्ड मी दैट लव वाज द कलर ब्लू. ठीक है. अब वो क्या कहती है कि जब वो बड़ी हुई, ठीक है, जिस तरीके से, अब वो ये कह रहा है कि जितने इन सालों के अंदर वो दोनों का हार्ट जैसे जैसे ग्रो किया, उस टाइम पे शी टोल्ड मी दैट, उस टाइम पे उसको क्या पता चला? लव वाज द कलर ब्लू. जो लव है उसका ही कलर एक्चुअली ब्लू है. ब्लू इज एक्चुअली लव, जिसको वो जानना चाहती थी. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इसकी राइमिंग स्कीम वही है, AABB. सो ये हमारी पोइट्री थी. आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा. अब एक छोटा सा टेस्ट हम कर लेते हैं, टाइम हमारे पास कम है. आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि एग्जाम में आपके पास किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आप लोगों ने क्या करना होगा. अब 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पोइट्री सेक्शन के अंदर. पहला क्वेश्चन होगा पैराफ्रेजिंग का. इसी तरीके से एक स्टेंजा लिखा हुआ होगा और आप लोगों ने इसको पैराफ्रेज करना होगा. पैराफ्रेजिंग जिस तरीके से मैंने आप लोगों को 3-4 लाइनों में बताई है, आप इतनी ही पैराफ्रेजिंग एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं. आपको कोई रेफरेंस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये पोइट्री कहाँ से ली गई है, कौन इसका पोइट है. यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स. यू जस्ट हैव टू राइट द पैराफ्रेजिंग ऑफ इट. ओके. So if we talk about the next question, second question would be about question answers. So in the second question, you would be asked, you would see this the same way, the way they are written over here. आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखे हुए होंगे. और आपने क्या करना होगा? You have to read the question and you have to answer the question according to the stanza which is written above. Okay. So for example, if you see, stanza number 1 is written over here. तो आपने क्या करना है? आपने देखना है what does the poet describe in this stanza. अब क्वेश्चन आपके पास ये आ गया है और आपने इस क्वेश्चन को इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग लिखना है अपने एग्जाम के अंदर. ठीक है. जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, what does the poet describe in this stanza. अब आप मुझे बताएं. I want all of you to participate in the class and please write the answer in the comment section. I hope all of you can write in the comment section. मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ कि how would you answer this question if the question comes in the exam कि what does the poet describe in this stanza. तो आप इसको किस तरीके से आंसर करेंगे? She was born pink and soft with all her toes. She had my eyes and her mother's nose. She cried for a moment and then settled down. The angel of my life with hair of brown. तो आप इसको किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि पोएट इस स्टेंजा के अंदर क्या डिस्क्राइब कर रहा है. I want all of you to participate in the class. My daughter was born a healthy, beautiful baby, a mix of me and her mother. She cried for a moment, but then became calm down. Very good, Masira. Masira ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है. Very good. अच्छा, ठीक है. Very good, Masira. अच्छा, अब आपके पास ये ना की में एक रेफरेंस आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. The poet describes the birth of his baby daughter and her physical features just after she is born. ठीक है. अच्छा, अब देखिए आपने मसीरा जो लिखा है ना, उसमें आपने माई का वर्ड इस्तेमाल किया है. ठीक है. अब अपने, क्योंकि आप राइटर के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं ना, तो उसमें बस एक ही छोटा सा मसला है. बाकी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है. दूसरा आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखा है. द पोएट डिस्क्राइब्स द बर्थ ऑफ हिज डॉटर. ही एक्सप्लेन द फीचर्स शी इनहेरिटेड फ्रॉम हिम एंड हर मदर. वेरी गुड. ठीक है. दूसरा आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है. आप लोगों ने इसी तरीके से इसको लिखना है. ठीक है. आप माई का वर्ड या आई का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वो तो राइटर ने यूज़ किया है ना, फर्स्ट पर्सन में उसने लिखा है, तो आपने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना होगा. अच्छा,
अब आपके पास आ जाता है एक्सप्लेन द लाइन द एंजल ऑफ माई लाइफ विद हेयर ऑफ ब्राउन. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस लाइन इन एग्जाम? आपके पास ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन द एंजल ऑफ माई लाइफ विद हेयर ऑफ ब्राउन. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस लाइन? Please write it in the comment section. I can see your answers over there and I'm waiting for your response. Okay. अभी तक किसी बच्चे का कोई इस पे आंसर नहीं आया. आई होप आप लोगों ने अपना आंसर अभी लिख रहे होंगे, टाइप कर रहे होंगे, या बिकॉज इट टेक्स सम टाइम. अच्छा, बस आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आपने टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, और ये ना क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आएंगे. जो भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आएगा वो 2 मार्क्स का होगा. तो आपको पता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, 2 से 3 लाइन्स लिखनी होती हैं. तो आप उसमें इस आंसर को बड़े इजीली लिख सकते हैं. बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू द पॉइंट राइट द आंसर. और क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता है कि इट्स अबाउट पैराफ्रेजिंग, और पैराफ्रेजिंग इज़ वेरी ईजी. जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई है ना पैराफ्रेजिंग, इसमें अभी मेरा ख्याल आप लोग आंसर लिख रहे होंगे तो मैं इसे दूसरी स्क्रीन पे जा नहीं रही. ओके, सो वी हैव रिसीव्ड Yusra's answer. The poet is calling her daughter an angel and he is describing her hair color which is brown. Very good. Yusra, बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर लिखा है. आपने बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में लिख कर आना है. The poet shows his love. Sorry, where was the question? Yeah. By this line, the poet calls his daughter an angel to show how precious and pure she is to him. It also describes her brown hair. ठीक है, ये भी ठीक है, और यूसरा जो आपने लिखा है वो भी आंसर परफेक्ट है. ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका. How does the poet show his love for the child in this stanza? अब इस stanza के अंदर पोएट अपना लव किस तरीके से शो कर रहा है अपनी बच्ची के लिए, आपने ये बताना है. वेरी गुड मसीरा. द पोएट इज कॉलिंग हर. अब देखें द वर्ड एक्सप्लेन आपको क्या कहता है. जहाँ पे ना वर्ड एक्सप्लेन आ रहा है वहाँ पे आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है. अब मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके पूरा एक पैराग्राफ लिख लें, लेकिन 2 से 3 सेंटेंसेस जरूर लिखें. आप एक सेंटेंस के अंदर इसको ख़त्म नहीं कर सकते. ठीक है, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दें, थोड़ा सा. अच्छा, आई होप आप लोग इसका आंसर अभी टाइप कर रहे होंगे. हाउ डज द पोएट शो हिज लव फॉर द चाइल्ड इन दिस स्टैंजा? I can read the stanza again for you. She was born pink and soft with all her toes. She had my eyes and her mother's nose. She cried for a moment and then settled down, the angel of my life with hair of brown. How does the poet show his love for the child in this stanza? जो बच्चे स्कूल में देख रहे हैं दे कैन ऑल्सो राइट देयर आंसर्स ऑन द नोटबुक या कहीं पे भी, और फिर आप उसको रेफरेंस आंसर से चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना ठीक था या कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही थी. ओके, तो लेट्स मूव टू द आंसर की. आप लोगों को मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ. अब लिखा हुआ है द पोएट शोज हिज लव बाय लविंगली डिस्क्राइबिंग हर अपीयरेंस, comparing her to an angel and mentioning her gentle nature. ठीक है, वेरी गुड. यूसरा का भी आंसर आ गया है एंड इट्स ऑलमोस्ट सेम. वेरी गुड. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे. हरी अप एवरीबडी, आप लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर करना है. अब क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? ये तो हमने हर स्टैंजा की है. आई होप आपको बस रटी भी होगी कि पेपर में क्वेश्चन आए और हम ऐसे लिख दें. ठीक है, वेरी गुड मसीरा, वेरी गुड. यस, AABB. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एनी 2 फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस स्टैंजा. अब बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप फिगर्स ऑफ स्पीच तो भी बहुत इजीली इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. वेरी गुड, इमेजरी एंड मेटाफर. अच्छा, एग्जाम में आपने ना इमेजरी लिखा, उसके आगे 2 डॉट्स से मैं अभी लिख के दिखा देती हूँ कि आपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. जैसे अभी आपने लिखा ना इमेजरी, तो आपने क्या किया, आपने बता दिया इमेजरी कहाँ यूज हुई है. ठीक है, आपने एक लाइन में उसको बता दिया वो कहाँ यूज हुई है इमेजरी. हेयर ऑफ ब्राउन, आपको आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करिए. उसी तरह शी वॉज बॉर्न पिंक एंड सॉफ्ट विद ऑल हर टोज, ये भी आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रहा है. तो आप लिख सकते हैं दिस क्रिएट्स एन इमेज ऑफ अ बेबी इन आवर माइंड, और हेयर ऑफ ब्राउन शोज दैट द कलर ऑफ बेबीज हेयर, राइट. तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. उसी तरीके से आपने जब मेटाफर लिखना है तो एंजल, द फादर इज कॉलिंग हिज डॉटर एंजल विच इज अ मेटाफर. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर लिख सकते हैं.
आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोगों की पोइट्री का आपका जो सेक्शन था जिसमें से एक पोएम हमने कर ली है ब्लू, आई होप आप लोगों को वो समझ में आई होगी और इसकी तैयारी हमारी अच्छे से एग्जाम के लिए हो गई होगी। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।